सुप्रभात बच्चों। आज से रिवीजन शुरू है। हम सबसे पहले सारा आकाश का रिवीजन करेंगे। अब तक आप लोग सारा आकाश पूर्वार्ध का 8 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 अध्याय आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है और सेकंड सेमेस्टर में आपको 5 से 8 तक का अध्याय आएगा। लेकिन ये आप जान लें कि उपन्यास जो है वो सिर्फ कुछ अध्यायों पर निर्भर नहीं करता है। जब तक उपन्यास के सारे अध्यायों को आप नहीं समझेंगे, सारे अध्यायों का मूल्यांकन एक साथ नहीं करेंगे, तब तक जो है आप उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। अर्थात अध्याय 1 से लेकर 8 तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप 8 अध्याय की कहानी को क्रम से नहीं समझ पाएंगे या समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी प्रश्नों का उत्तर देने में। तो मैं एक बार पुनः अध्याय 1 से लेकर 8 तक की कहानी को आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ और उसके आधार पर जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आप लिखेंगे। अध्याय की शुरुआत ही होती है कि समर जो कथा का नायक है, जो उपन्यास का मुख्य नायक है, उसकी शादी से शुरू होती है। उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद बहू जो है वह ससुराल आ गई है और बहू के आने के कारण घर में जो उत्सव का माहौल होता है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण लेखक करता है कि कहीं ढोलक बज रही है, कहीं हिजड़े नाच रहे हैं, कहीं जो पिता है वह अपने दोस्तों के साथ जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं जो अम्मा है, जो सास है, वह पड़ोस की औरतों को जो दहेज में मिले हुए जेवर, कपड़े और अन्य सामग्री दिखा रही हैं। ये पूरा एक माहौल है, पूरा चहल पहल उत्सव है, उत्सव जैसा माहौल है। और इसमें जो है समर जो है बहुत परेशान है, क्योंकि समर अभी इंटरमीडिएट का छात्र है और उसकी परीक्षा भी बहुत करीब है और उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दी गई है। तो वो समझ नहीं पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वह करे क्या। वह अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाए या अपनी पढ़ाई करे। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे क्या ना करे। तो बहुत दुविधा में है, अन्य मनस्क है और वो सोचता है कि किसी तरह से यहाँ से वह भाग जाए, इस माहौल से दूर चला जाए, वह ये सोचता है। लेकिन कोई चारा नज़र नहीं आता, क्योंकि वह वर है, दूल्हा है और उसे कोई भी जाने नहीं दे सकता। लेकिन संयोगवश पड़ोस में ही एक सांवल की बहू है जो जलकर मर जाती है। उसके कमरे से जब धुआं निकलता है तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन वह बचाई नहीं जा सकती है और वह अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और ज्यों ही यह समाचार सुनाई देता है, सब लोग सांवल के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं और रंग में भंग पड़ जाता है। यानी जो समर के घर में उत्सव जैसा माहौल है, वहाँ सन्नाटा छा जाता है, ढोलक बजना बंद हो जाता है, हिजड़े नाचना बंद कर देते हैं और पूरा सन्नाटा छा जाता है। सब लोग, कुछ लोग अपने छतों से और कुछ लोग सांवल के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, देखने के लिए कि वस्तुतः क्या हुआ था, क्यों सांवल की बहू जलकर मर गई। घर में एक बहू भी, जो नई नई बहू आई है, प्रभा, वह बहुत परेशान है। वह भी जो है समझ नहीं पा रही है कि उसे आगे का जीवन कैसे शुरू करना है। एक तो वह थकी मांदी है, क्योंकि वैवाहिक जो तमाम तरह के रीति रिवाज होते हैं, तमाम तरह के उसके जो अनुष्ठान होते हैं, वह बहुत थकाऊ होते हैं
और इससे जो है वर और वधू दोनों थक जाते हैं। लगातार उनको बैठे रहना पड़ता है और लगातार जो है आयोजन होते हैं, जिसकी वजह से बहू बहुत थकी हुई है। और उसके बाद वह जो ही ससुराल आती है और उसे पता चलता है कि जो समर की इच्छा इस विवाह की नहीं थी, वह विवाह नहीं चाहता था, तो इससे भी उसे धक्का लगता है कि जो है उसका जो पति है पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि उसकी इच्छा के खिलाफ यह शादी की गई है। तीसरी बात कि उस घर में जो एक लड़की है, जो मुन्नी है, जो समर की बहन है, जो प्रभा की ननद है, उसका वैवाहिक जीवन असफल हो चुका है। वह ससुराल से भागकर मायके आ गई है और काफ़ी समय से, कई वर्षों से वह यहीं पर रह रही है, क्योंकि उसका पति बड़ा क्रूर है और जो है उस पर मनमाने अत्याचार करता था और उसे बहुत मारता पीटता था। और एक दिन उसने इतनी ज़्यादा अति कर दी कि मुन्नी को वापस घर आना पड़ा, अपने पिता के घर लौटना पड़ा। उसके पति ने एक जो रखैल को भी अपने घर में रख लिया था और उसके सामने ही, मुन्नी के सामने ही उसके साथ रंगरेलियां मनाता था और मुन्नी को पर मनमाने अत्याचार करता था। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि वह उसे बुरी तरह मारता पीटता था। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मुन्नी के शरीर पर अभी तक चोट के निशान थे। इसलिए घर में जो अम्मा है या बाबूजी, समर और अन्य उसके दो अन्य भाई कुंवर और उसके बड़े भाई, कोई नहीं चाहता है कि मुन्नी वापस अपने ससुराल जाए, क्योंकि सब लोग उसके दुख का के गवाह हैं। उसका दुख वे देख चुके हैं, उसकी पिटाई के निशान देख चुके हैं और इसलिए वे बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मुन्नी ससुराल जाए। फिर आप देखते हैं कि जब घर में जो अम्मा है वह असंतुष्ट हैं, क्योंकि दहेज 9 के बराबर मिला है और अम्मा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मुन्नी की शादी में उन्होंने जो बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, वे सोचती थी कि जब समर की शादी होगी और उससे जो दहेज मिलेगा उससे उस कर्ज की भरपाई कर देंगी। लेकिन दहेज नहीं मिला। प्रभा के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया है, उसे सिलाई कढ़ाई सिखाई है, उसे संगीत सिखाया है और इसमें काफ़ी पैसे खर्च हो गए और इसलिए वे उसके दहेज के लिए पैसे नहीं बचा सके। तो वे यह कहकर प्रभा को विदा करते हैं कि उनके पास दहेज के लिए कुछ नहीं है। इससे अम्मा खासा नाराज हैं और वे जो है काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और अनमनस्य भाव से जो भी चीज़ें हैं वो अपनी पड़ोसिनों को दिखा रही हैं। पिता जो है, अब तक आप देख रहे थे कि अपने दोस्तों के साथ जो है कुछ पीने पिलाने का दौर, खुशी में ये भी विवाह उत्सव में इस तरह के आयोजन होते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर जो है लोग पीते हैं। तो वो भी इसी रंग में है, लेकिन इस सारे रंग में भंग पड़ जाता है सांवल की बहू की मृत्यु से। और इस आपाधापी में, इस भीड़ भाड़ में समर को मौका मिल जाता है और वह जो है घर से निकल जाता है। घर से निकलते हुए भी उसे ये डर होता है कि कोई आस पड़ोस में उसे देख न ले, क्योंकि जो भी उसे देखेगा, जो भी मित्र या पड़ोसी या कोई भी परिचित, और यह जानकर कि उसकी शादी नई हुई है, उसको छेड़ेगा, उससे हंसी मजाक करेगा और वह इससे बचना चाहता है, क्योंकि उसमें विवाह का कोई उत्साह नहीं है, जैसे कि अमूमन लड़कों को होता है। विवाह के बाद वे जिस रंग में होते हैं, जिस उत्साह में होते हैं, जिस उमंग में होते हैं, वह समर में नहीं दिखाई दे रहा है। वह परेशान हाल है। वह किसी तरह छिपता छिपाता आकर
मंदिर में बैठ जाता है और वहाँ वह सोचता है कि उसे आगे का जीवन कैसे शुरू करना है। दो तरह की चीज़ें उसके सामने हैं। एक तो प्रभा के प्रति उसके मन में आकर्षण है, वह सोचता है कि वह कैसी है, उसको पूरी तरह से देखा नहीं है। उसके विवाह के समय सिर्फ उसका हाथ देखा था और सुना है कि वह बहुत सुंदर है, तो उसे देखने की भी ललक है। एक तरह से वह अपना वैवाहिक जीवन शुरू भी करना चाहता है। प्रभा के प्रति उसके मन में आकर्षण है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है कि नव ब्याहता के प्रति आकर्षण होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक तरफ प्रभा के प्रति उसके मन में आकर्षण है और दूसरी तरफ एक विकर्षण भी है। उसे लगता है कि कहीं प्रभा उसके उद्देश्य के मार्ग में बाधक न बन जाए। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना। वह चाहता है कि वह पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करे। अभी तो वह इंटर में है, इंटर करे फिर बीए करे। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह अच्छी नौकरी करे। उसके बाद वो विवाह करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने इतनी जल्दीबाजी कर दी। इस पर वह बहुत नाराज़ होता है, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि अपने पिता से वह डरता है और पिता उसे पीट भी देते हैं, और इसलिए वह विरोध नहीं कर पाता। तो एक तरह से दो तरह की चीज़ें हैं उसके सामने। वह दुविधा में है, एक आकर्षण और दूसरा विकर्षण। फिर आप देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है, और जो है प्रभा और समर की सुहाग रात है और भाभी उसे उसके कमरे में भेजती हैं। वह सोचता है कि पारंपरिक पत्नी की तरह प्रभा अपने बिस्तर पे बैठी होगी और वह जाएगा तो वह उसके पैर छुएगी, उसे नमस्कार करेगी और फिर दोनों में बातचीत होगी। लेकिन प्रभा खिड़की के पास खड़ी रहती है और वह उसके आने को ऐसे कोई नोटिस ही नहीं लेती है, और न तो उसे प्रणाम करती है। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है, लेकिन खुद पहल नहीं करता। उसे लगता है कि ऐसा करने से प्रभा का मन बढ़ जाएगा। वह नहीं सोचता कि कोई भी लड़की अपने आप आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वह अपने ही बारे में सोचता है। आत्मकेंद्रित है। आत्मकेंद्रित स्वभाव के जो लोग होते हैं, वह सिर्फ अपनी ही बातें सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। कोई और दूसरे के बारे में उन्हें सोचने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह प्रभा की मनस्थिति को नहीं समझना चाहता। वह ये नहीं सोचता है कि वो लड़की है जो उसके भरोसे आई हुई है और उसको खुद आगे बढ़कर उसे सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभा भी अन्यमनस्क है। एक तो मुन्नी की सारी कहानी वह सुन चुकी है, दूसरे पड़ोस में एक बहू जल कर मर गई है, दूसरे वह अपने घर से इतनी दूर एक अनजाने परिवेश में आई है जहाँ का पूरा वातावरण उसे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें, और उसके ऊपर भी इतनी थकी हुई है, ये सारी चीज़ें उसे अनमनस्क करे हुए हैं, और वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। एक बार वह सिर उठाकर देखती है कि कमरे में समर आया हुआ है और बिस्तर पर वह बैठा हुआ है। फिर उसके बाद वह पुनः अपने सिर को वैसे ही खिड़की के चौखट से जो है टिका देती है। समर को यह अपमान लगता है और वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है, और उसे लगता है कि जो भाभी कहती है कि प्रभा पढ़ी लिखी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, इसलिए उसको अपनी पढ़ाई का अभिमान है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सोचता है कि ये मतलब अभी से उसका ये हाल है तो आगे वो क्या करेगी। फिर वो सोचता है, लेकिन वह उन युवकों में नहीं है जो पत्नी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। वह भी दिखा देगा कि वह क्या है, और वह काफ़ी दुखी होकर जाकर घर की छत पर सो जाता है, लेटता है, रात भर तड़पता है इस बात के लिए कि उसके जीवन की शुरुआत जब ऐसी है
तो आगे कैसे होगा। दूसरे दिन भी यही होता है। दूसरे दिन भी वह किसी तरह भाभी समझाकर प्रभा को कमरे में दूध लेकर भेजती है, लेकिन प्रभा उससे बात नहीं करती। तो फिर वह नाराज़ हो जाता है और फिर उसके बाद से प्रभा भी कह देती है कि मैं उनके कमरे में नहीं सोऊंगी, नहीं जाऊंगी। अलग वो उसी कमरे में किनारे अपना बिस्तर लगाकर सोती है और दोनों में बातचीत नहीं होती है। ये सारा कुछ चलता है जिसके वजह से समर खासा नाराज हो जाता है और इस नाराज़गी में वह उससे बात भी नहीं करता है और काफ़ी जो है वह चाहता है कि प्रभा को कष्ट पहुँचे, प्रभा के घमंड को वह चूर करना चाहता है। उसे लगता है कि प्रभा बहुत अभिमानिनी स्त्री है जिसे अपने पति का भी लिहाज नहीं है। घर में बहु भोज का आयोजन होता है जिसमें प्रभा पहली बार खाना बनाती है और उस खाना को सबसे पहले समर को ही खाना है। वह अपने मन को सामान्य किए हुए है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन भाभी जो एक चाल चलती है, क्योंकि प्रभा की रसोई की काफ़ी प्रशंसा भाई साहब भी करते रहे हैं और उसे पता है कि बहुत अच्छी गृहस्थनी है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो जो है भाभी जो है उसकी दाल जब वो बनाकर निकल जाती है तो उसमें बहुत सारा नमक डाल देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि समर जो है उस खाने को जो ही खाता है और एक कभी रोटी का टुकड़ा दाल में भिगोकर जो ही मुंह में रखता है उसे उबकाई आती है और वो सब कुछ फेंक कर चला जाता है और काफ़ी नाराज़ होता है। इसके कारण प्रभा की काफ़ी छीछालेदर होती है और प्रभा जबकि वो समझ ही नहीं पाती है कि ऐसा कैसे हो गया। वो कहती भी है कि उसने तो दाल चख ली थी। तो ये जो परिवार में इस तरह की चीज़ें, षड्यंत्र और तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं, सास और बहू, जेठानी, देवरानी, नंद, भाभी में जो आपसी टकराहट होती रहती है, वह इन अध्यायों में आपको देखने को मिल जाता है। प्रभा के को विदा कर दिया जाता है क्योंकि वो पहली बार लड़की आती है तो कुछ दिन में उसे विदा कर दिया जाता है, फिर दोबारा आती है तो वो लंबे समय तक ससुराल में रहती है। प्रभा जो है रसोई के बाद से बहुत दुखी है, उसे समझ नहीं पाती है। मुन्नी यह बात जान जाती है कि यह काम जो है भाभी का है और लेकिन वह कुछ बोलती नहीं क्योंकि अभी बहू के रूप में जो बड़ी भाभी जो है वह अधिकार संपन्न है परिवार में, इसलिए वह उनका विरोध नहीं कर पाती क्योंकि वह भी जो है यहाँ पर रह रही है और एक तरह से अनपेक्षित है। तो आप देखते हैं कि इस तरह से एक प्रभा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाने लगता है और क्योंकि प्रभा चाहती है कि सब लोग उससे खुश हो जाएं, लेकिन अब जो है बड़ी भाभी नहीं चाहती कि प्रभा और समर में सामंजस्य है। प्रभा और समर में बातचीत नहीं हो पाती। वह कई दिन ससुराल में रहती है, इसके बावजूद पिताजी तक जब ये समाचार पहुंचती है तो वो चिंतित हो जाते हैं। वे समझते हैं कि कहीं समर में कोई कमजोरी तो नहीं है और वे बात भी करते हैं अम्मा से कि किसी वैद्य को दिखा ले। ये बात सुनकर समर और भी गुस्से में आ जाता है कि जिससे लगता है कि वो उसके अंदर क्या ऐसी कमजोरी है। ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है, ये तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इससे दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है प्रभा और समर में। और पिताजी भी जो है बाबूजी हैं वह भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो इसी बीच जो है हम देखते हैं कि आप जो है जब प्रभा दोबारा लौट के आती है, जो ससुराल आती है काफ़ी समय बाद, उसे कोई बुलाता नहीं है लेकिन घर में उसकी ज़रूरत है क्योंकि बड़ी भाभी को गर्भवती हैं और उनका प्रसव निकट है। तो बाबूजी कहते हैं समर से कि जाओ तुम उसे लेकर आ जाओ क्योंकि कम से कम
जो घर के सदस्य हैं सबको 2 रोटी तो खाने को मिल जाएगी, क्योंकि अब बड़ी बहू काम करने योग्य नहीं है, अम्मा बीमार ही रहती हैं, तो घर का काम कौन करेगा। वह काम करेगी और मुन्नी भी हाथ बटाएगी, क्योंकि मुन्नी को भी यहीं रहना है। यह बात वे समर को समझाते हैं, लेकिन समर साफ मना कर देता है कि वह जो है नहीं जाएगा, वह जो है प्रभा को लेने नहीं जाएगा। तो बाबूजी फिर गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कैसा थुकहा थुकहा मतलब कि बहुत ही नालायक संतान उनको मिली है कि जो है पत्नी से बात करने में इतना डरता है, न जाने इसको कौन सा डर है। इसलिए बाबूजी जो है बहुत नाराज होते हैं। इसी बीच समर को जो है अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए पैसे जमा करने हैं, फीस जमा करना है, तो वो बाबूजी से मांगता है। तो बाबूजी बहुत ही जाकर उसे अपमानित करते हैं, तब जाकर उसे पेंशन के जो उनको पेंशन जितना मिला था उतने की ज़रूरत समर को थी, वो फेंक देते हैं। समर को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ वो सोचता है कि काश कोई गड़ा हुआ खजाना उसे मिल जाता और लाकर वह इन लोग के मुंह पर फेंक देता कि पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए लीजिए। तो दिवा स्वप्न देखता है समर। ये उसके चरित्र की ये भी विशेषता है। वह सिर्फ दुविधाग्रस्त ही नहीं रहता है, बल्कि वह दिन में भी सपने देखने वाला दिवा स्वप्न, महान बनने के सपने देखना, अच्छी नौकरी के सपने तमाम तरह के सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसे भी सपने देखता है कि जो असंभव हैं, जिसको पूरा करना असंभव है। जैसे खजाने का मिल जाना। सोचता है कि पुराने समय में जिस तरह की कहानियाँ होती थी कि गड़े खजाने मिल गए और इस तरह से माले माल हो गया गरीब, इस तरह की बातें भी सोचता है। और फिर ये भी सोचता है कि उसका जीवन भी कैसा है कि एक पत्नी भी मिली जिससे उसकी बातचीत भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वह घमंड में चूर रहती है, घर वाले ऐसे हैं। कुल मिलाकर वह काफ़ी दुखी रहता है और प्रभा को उसका भाई लेकर आ जाता है और प्रभा से उसके बाद भी उसकी बातचीत नहीं होती है, क्योंकि प्रभा साफ मना कर देती है कि वह समर के कमरे में, क्योंकि समर ने भाभी को सुना कर कहा था कि मैंने कमरे को अपने साफ किया है पढ़ाई लिखाई के लिए, मेरी परीक्षा सिर पर है, तो किसी और के लिए नहीं है। यह बात प्रभा सुन लेती है और वह साफ मना कर देती है कि वह समर के कमरे में नहीं सोएगी। समर कह तो दिया है, लेकिन मन ही मन वो चाहता है कि प्रभा उसके कमरे में आए और उससे बातचीत करे, लेकिन वो पहल नहीं करना चाहता है। और प्रभा के आत्मसम्मान पर भी इस बात की चोट लगी होती है कि उसका पति नहीं चाहता है और वो जबरन उसी कमरे में जाकर रहती है। तो कहती है कि नहीं, मैं जो है अब जो है उस कमरे में नहीं जाऊंगी, और वह मुन्नी के पास जाकर सो जाती है। इस बात से समर और भी नाराज हो जाता है कि कितनी घमंडी लड़की है कि वह इस तरह की बात करती है, और किस बात का उसको घमंड है कि अपने पति का भी वह सम्मान नहीं करती। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। फिर आप देखते हैं कि जो प्रभा के पर्दा न करने को लेकर भी घर में इस तरह की बातें होती हैं कि देखिए ऐसी लड़की है, ऐसी बहू है जो बेटी की तरह रहना चाहती है। बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है कि वह पर्दा नहीं करती है, लेकिन प्रभा को पर्दे में विश्वास नहीं है। पर्दे में तो विश्वास समर को भी नहीं है, लेकिन वह इस बीच में कुछ नहीं बोलता, वह किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह प्रभा को परेशान देखकर, दुखी देखकर, लगातार काम करता देखकर खुश होता है, क्योंकि उसके अंदर बदले की जबरदस्त भावना है। वो सोचता है कि प्रभा ने उसका अपमान किया है तो उसको खूब सजा मिले, और घर में जब वो उसे काम से लदी हुई देखता है तो उसे एक अजीब सी प्रसन्नता होती है। हालांकि कभी कभी उसका ज़मीर जागता है और वो सोचता है कि प्रभा के साथ अच्छा नहीं हो रहा है।
लेकिन फिर उसका ईगो उस पर हावी हो जाता है और वो सोचता है कोई इसी लायक है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभा को बहुत आहत करती हैं। फिर एक दिन घर में बवाल होता है कि जो है गणेश की एक गणेश मानकर एक मिट्टी के ढेले को, जो भाभी को लड़की हुई है उसके नामकरण के दिन एक मिट्टी के ढेले को गणेश मानकर उसकी पूजा की जाती है। और उस पूजा के बाद उस गणेश की मूर्ति तो नहीं थी, मिट्टी का ढेला था, प्रतीक आप कह सकते हैं। उस प्रतीक को वह एक जगह रख दिया जाता है थोड़ी सी ऊंचाई पे, लेकिन संयोग से प्रभा वहीं पर ढेर सारा बर्तन रखा है और वह बर्तन मांजती है। मिट्टी की कमी पड़ती है तो वह उसी मिट्टी के ढेले को उठाकर बर्तन मांज लेती है, क्योंकि वह नहीं जानती है कि इस मिट्टी के ढेले को गणेश मानकर इसकी पूजा की गई थी। इसलिए जब ये अम्मा ये बात देखती हैं तो चीखने चिल्लाने लगती हैं, और भाभी को भी अनिष्ट की कामना होती है, वो भी चीखती चिल्लाती हैं कि अगर उनकी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगी। वे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती हैं, क्योंकि उन्हें अपशगुन का भय होता है। उन्हें ये लगता है कि प्रभा जानबूझकर ये कर रही है, और इसलिए वे काफ़ी नाराज़ होती हैं और घर में पूरा तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है। घर में पूरा कलह मचा हुआ है और सब लोग प्रभा की पढ़ाई को कोस रहे हैं कि पढ़ी लिखी है इसलिए नास्तिक है और उसने जानबूझकर देवता का अपमान किया है। प्रभा कहती भी है कि उसे नहीं पता था, अगर उसे पता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करती। वो साफ कहती है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन घर वाले, उसके ससुराल वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। समर जो है आता है घर और इस तरह का जब वातावरण देखता है और उसे चीख चिल्लाहट से बहुत गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है, और जब उसे पता चलता है कि इसकी वजह ये है कि जो प्रभा ने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए, हालांकि वो भी इस तरह की चीज़ों को मानता नहीं है कि उस मिट्टी के डेले में गणेश जी आ गए हैं, वो नहीं मानता है, वो दकियानुस नहीं है, वह इस मामले में प्रगतिशील है। लेकिन घर के माहौल से वह इतना नाराज होता है कि वह जाकर प्रभा को जोर का तमाचा मार देता है। इतना जोर का तमाचा मारता है कि प्रभा के गाल पर उसके पंजे के निशान छप जाते हैं और वह गिरते गिरते बचती है। सब लोग सन्नाटे में आ जाते हैं कि पहली बार जो है इस तरह से समर ने प्रभा पर हाथ उठाया, जबकि अभी तक उससे वो बातचीत भी नहीं करता है। प्रभा को भी काफ़ी इस बात का दुख होता है, लेकिन वह फिर भी समर के सारे काम करती है। उसके कमरे को साफ करना, उसका खाना पानी सब में से अगर वह नहीं उपस्थित है तो वह उसके कमरे में रख देना, उसका बिस्तर लगा देना, सारा काम करती है, घर का भी सारा काम करती है, और वह इस बात को लेकर कोई भी हलचल नहीं करती। उधर जो है फिर वो छत पर उसकी सास और ससुर दोनों जो है कहते हैं कि वह बहुत फूहड़ औरत है, वह जो है गंदी रहती है। सास कहती है कि वो अपने बाल नहीं धोती और बाल में बहुत सारे जू पड़ गए होंगे, लेकिन प्रभा को अवकाश नहीं है, क्योंकि भाभी कोई काम नहीं करती है। उनको लड़की जो बच्ची हुई है उसको लेकर पड़ी रहती हैं। मुन्नी को भी जो है चुपचाप बैठकर सोचना और रोना ही अच्छा लगता है। अम्मा कोई काम करती नहीं है। अब इतने ज़्यादा सदस्यों का बनाना खिलाना और इसके अलावा भाभी का हरीला बनाना और उनके लिए दूध सब कुछ व्यवस्था करने में प्रभा को इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि वह अपना सिर धुल सके। फिर जाड़े के दिन है, इतनी ठंड है, गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो सिर कैसे धुले, लंबे केश उसके हैं। तो मुन्नी उसे छत पर ले जाकर उसका सिर धुला देती है, जिसके कारण
घर में फिर हंगामा होता है। ससुर जो हैं बहुत चिल्लाते हैं और सास भी बहुत उल्टा सीधा सुनाती हैं कि बहू होकर भी उसने छत पे जाकर सिर धुले और बाकी छतों के लोग उसे देख रहे होंगे। तब मुन्नी हस्तक्षेप करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और जो है इतनी ठंड में कोई मर जाए क्या, क्योंकि स्त्रियों के केस लंबे होते हैं, उन्हें धुलने में समय लगता है और अब वह आड़ में बैठकर छत पर धूप में अगर सिर मैंने धुलवा दिया उसका तो क्या गजब हो गया। खैर मुन्नी के हस्तक्षेप के कारण मामला शांत हो जाता है। लेकिन फिर एक बार वह दाल बीनती है धूप में बैठकर छत पर, तो उसके लिए पिताजी यानी बाबूजी तमाम उल्टा सीधा बोलते हैं और अम्मा तो और भी उस पे नहले पर दहला देती हैं कि वह छत पर जाकर नैन मटक्का करती है। सीधे सीधे उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है जिसको प्रभा सहन नहीं कर पाती और वह काफ़ी दुखी होती है और वह जो जाकर छत पर जो है रात को छत पर बैठकर रो रही है। उसी दिन समर के सारे पेपर खत्म हुए हैं और वह अपने मित्र दिवाकर के साथ फिल्म देखकर लौटा है और रात को और वह उसे प्यास लगती है, देखता है कि उसके कमरे में न खाना रखा है न पानी। प्रभा तो ऐसा नहीं करती है, वह उसका सारा सामान यथोस्थान रखती है। फिर वह पानी लेने छत की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ प्रभा रो रही है। प्रभा को रोते देख उसे काफ़ी, पहले तो वह उससे कुछ नहीं कहता, फिर दोबारा आकर लेटता है, फिर उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है और वह उसके पास जाकर पूछता है कि क्यों रो रही हो। प्रभा सहानुभूति पाते ही और जोर से रोने लगती है और वो कहती है जाइए आप सोइए, आपको क्या। तो इस तरह पति पत्नी में वार्तालाप होती है और दोनों के मन में जो भी मालिन्य था वह उनके आंसुओं से धुल जाता है। उन दोनों के बीच जो दूरी थी वह समाप्त हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों में एक सामंजस्य बन जाता है और अब जाकर प्रभा और समर का मिलन होता है। तो आपने देखा कि प्रथम से लेकर 8वें अध्याय, प्रथम अध्याय में शादी के बाद प्रभा का समर के घर आना और 8वें अध्याय में समर और प्रभा का मिलन होना, एक सुखद अंत इस पूर्वार्ध का होता है। तो बच्चों आपको जो है सारा आकाश का यही 8वां अध्याय, इसकी स्टोरी, इसकी कहानी एक क्रम से आपको याद होनी चाहिए। फिर इसमें तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर इसी आधार पर देंगे। इसमें किसी का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है और किसी प्रश्न को जो उससे संबंधित, जैसे इसमें मुन्नी भी एक महत्वपूर्ण पात्र है, एक दुखी पात्र है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है और किसी भी तरह का प्रश्न लेकिन उसी से संबंधित यानी पूर्वार्ध से संबंधित ही पूछा जाएगा। तो आप इसकी तैयारी करें और अगर किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी है, अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अवश्य मुझे बताएंगे। आप स्कूल आकर भी अपना जो डाउट है वह क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप जो है सारा आकाश के 8वां अध्याय का कथानक समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में